Hi everyone, I'm Vardha Sharma, editor Newsband, daily English newspaper of Navi Mumbai, Panvel, Thane, Domipli and surrounding areas. Today I'm delighted to take a nostalgic journey back to the golden era of Doordarshan newsreaders and anchors who captivated the hearts of millions of Indians with their distinctive style, charisma and eloquence. Today, in an age which is dominated by 24 hours private news channels, remembering the enchanting days of Doordarshan news reading is really thrilling. We fondly remember the iconic Doordarshan newsreaders and anchors who illuminated our minds with the latest updates and current affairs when television meant switching into a singular channel, Doordarshan. It gives me immense pleasure to introduce and welcome Mr. Shami Naran. Hello, sir. Hello, hi, Vardha. How are And you? thank you so much. And Ghazala Amin, who was also my professor. Hi, ma'am. Hello, Vardha. So nice to meet you after such a long time, though Long virtually. time. Yes, yes. Sir, can you please tell us the journey of how you transitioned from radio presenter to becoming the voice of metro trains across the country? Yeah, it's quite a long journey, Vardha. Uh, can I have a very comfortable conversation in my Hindustani? Absolutely, I don't have any बिल्कुल issue. बिल्कुल बिल्कुल Yeah, yeah. सर. चलिए, उसमें मैं ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ. Uh, Vardha, like, okay, fine. मैंने तालीम के हिसाब से I was doing my engineering, and I never thought, because the obviously the medium when you opt for science always is Hindi, oh sorry, English. And probably once you finish your studies, and like destiny plays a vital role. I always I've done my specialization in metallurgy, and from the forces family, so everyone had the expectation कि भाई बड़ा हो के इंजीनियर बनेगा और हो सकता है फौज में चला जाए. ये तमाम बातें थी उनके जहन में. लेकिन नियति और जो आपकी किस्मत होती है वो आपको कहाँ ले जाती है किसी को मालूम नहीं होता. और हुआ यूं कि कॉलेज जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो उसमें हमारा ऑडिटोरियम बन रहा था. ऑडिटोरियम में अमेरिकन आए हुए थे टू इंस्टॉल दो स्टैक्स, द मॉनिटर्स, व्हाट यू कॉल द ऑडियो स्टैक्स. तो व्हेन दे वर डूइंग द कैलिब्रेशन, सो दे नीडेड अ पर्सन हु कुड डू द ऑडियो चेक. लाइक आप होता है ना, जैसे कि भाई आप जरा माइक्रोफोन पे बोल हाँ. दीजिए हेलो 1 2 3 1 2 3. सो नॉर्मली सब 1 2 3 बोलते हैं, ऑडियो चेक बोलते हैं. मैंने ये नहीं बोला. मैंने अपना, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करनी शुरू कर दी. और वो तीनों अमेरिकन थे, और एक तो जीना लगा के ऊपर चढ़ा हुआ था जो मॉनिटर को सेट कर रहा था. तो जैसे ही मैंने उससे बातचीत शुरू की माइक्रोफोन पे, तो वो नीचे आ गया और उसने कहा कि डोंट यू थिंक यू आर वेस्टिंग योर टाइम मैन, हैव यू हर्ड योर एम्पलीफाइड वॉइस. ऐसे यार ये तो टर्म्स भी नहीं मालूम, हम तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये तो शायद ऑडियो इंजीनियरिंग वालों को या इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को मालूम हो. उससे पहले कोई मेरा मेरा कोई ताल्लुक, कोई राब्ता कुछ नहीं था मेरा माइक्रोफोन से. So उसने कहा ऐसा है कि हम लोग USIS से आए हैं, जो दिल्ली में है, कस्तूरबा गांधी मार्ग पे, और हमारा एक यूनिट है वॉइस ऑफ अमेरिका. तो अगर आप चाहो तो कल हमें आप मिल सकते हैं और देख लो स्टूडियो कैसा होता है. So ऐसे ये पागल हैं यार, कहाँ मैं, मतलब एक फोर्थ ईयर इंजीनियरिंग में 77 की बात है ये, और कहाँ ये, उससे पहले कभी सुना भी नहीं था ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है. हाँ, रेडियो सुनते थे तो लगता था कि बहुत बड़े लोग हैं कहीं, मतलब परिलोक से आते होंगे ये बोलने वाले लोग. तो बस इस तरह से आ, मैं कस्तूरबा गांधी मार्ग पे पहुंचा. पहली मर्तबा मैंने स्टूडियो देखा, जो एक साउंड स्टूडियो होता है. और उसमें जो कंट्रोल रूम था उसमें 5 अमेरिकन थे, एक हिंदी हेड थे. और उन्होंने मुझे पन्ना पकड़ा दिया कि साहब आप अंदर जाइए और कुछ बोलिए. तो क्योंकि वो पन्ना तब तक खोला नहीं था, तो मुझे मालूम नहीं था कि जुबान क्या है. तो जब खोला तो उसमें हिंदी निकली.
तो मैंने कहा चलिए ठीक है, बिकॉज ऐसी तो बात है, पर हिंदी आपकी, यू ऑल्सो मस्ट बी नोइंग कि पता नहीं आपके जमाने में क्या हुआ होगा, क्योंकि मैं आपसे बहुत बड़ा हूँ। हमारे जमाने में 8वीं कक्षा के बाद, 8th के बाद आपकी हिंदी छूट जाती थी इफ यू ऑप्ट फॉर साइंस। उसके बाद एक नॉर्मल सा पेपर होता था एलिमेंट्री हिंदी का, वो किया और आप आगे बढ़ना शुरू कर देते थे। पर यह था कि क्योंकि बोलचाल की भाषा हिंदी रही, उर्दू रही, तो इतना मुश्किल नहीं हुई, वो याद आ गया तमाम जो पढ़ते थे। और पढ़ा तो अ, आप जानती हैं कि एक कंट्रोल रूम होता है और एक रिकॉर्डिंग रूम होता है जहाँ माइक्रोफोन लगे होते हैं। सो देन दिस इज व्हाट यू कॉल, दिस इज अ पर्टिकुलर स्टूडियो। तो उन्होंने कहा आप ये 2 दरवाजे खोलेंगे, उसके अंदर चले जाइए और बोलिए। छोटा, बिकॉज आई थिंक मस्ट बी अबाउट 10 लाइन्स, प्रॉब्ली 2 मिनट्स स्क्रिप्ट। मैं अंदर गया, बोलना शुरू किया, और जब अंदर से देखा वो जो कंट्रोल रूम में गोरे खड़े थे और जो शास्त्री जी जो हिंदी हेड थे, तो उनके जो तमाम तासुरात थे, जो उनके एक्सप्रेशंस थे, उससे मालूम पड़ रहा था कि दे आर क्वाइट हैप्पी, मतलब दे आर लाइकिंग विद द वॉइस इज कंसर्न। और ईश्वर की कृपा से पढ़ने में भी एक आध गलती हुई। व्हेन आई केम आउट, उन्होंने बोला माशाल्लाह क्या गला पाया आपने। शास्त्री जी कहने लगे, पर बेटा हिंदी एक ऐसी जुबान है, जिस तरह से लिखी जाती है उसी तरह से बोली जाती है। अगर आपने प्रतिभा को प्रतिभा पढ़ दिया, आपने छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा का अगर फर्क महसूस होता आपको, तो आप इसको भी दुरुस्त कर सकते थे। तो मैंने बोला जी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं कर देता हूँ। खैर मैं दोबारा गया और मैंने दोबारा उसे ठीक किया, पढ़ के वापस आया, बल्कि इस बारी वो बेहतर था जो मैंने पढ़ा, नेचुरली। पर इससे पहले कभी एक इस सोच के साथ गया था कि भाई चले जाओ, घर तो आने देंगे। तो वो जो एक जहन में एक बेफिक्री थी, जो एक बेखौफ होके गया था, उसका एक फायदा था। तो उन्होंने कहा वाह वाह क्या पढ़ा तुमने यार, बड़ा अच्छा हो गया, चलो। उन्होंने कहा अच्छा ऐसे है, आप तब तक कॉफी पीजिए, हम लोग सब मिलकर इसको एसेस करेंगे। मैंने, ठीक है भाई, उसका आकलन करेंगे, क्या करेंगे, वट एवर इट इज। सो देन दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। एंड द बेस्ट encouragement was कि मैं जब वहां से निकल रहा था, हॉस्टल में रहता था, तो 1977 में उन्होंने उसके बाद 2 घंटे बाद एक उतनी लंबी स्क्रिप्ट और पढ़ा ली। वो शायद डायबिटीज के ऊपर थी, मुझे इतना याद है कुछ, वो भी 10-15 लाइन की होगी। एंड देन बाहर निकला तो उन्होंने कहा कि आपको 200 रुपए दिए जाते हैं इस चीज के, क्योंकि और 77 का मतलब 200 रुपए मतलब आज के 20,000 रुपए। अभी इमेजिन कीजिए एक बच्चा जो हॉस्टल में रहता है, जिसकी मेस की फीस नॉन वेजिटेरियन फूड की 95 रुपए हो, उसको 20 मिनट में या 2 घंटे में आपको कोई 200 रुपये पकड़ा दे, यानी आज के 20,000 रुपये पकड़ा दे, तो आपका क्या हाल होगा हॉस्टल में रहने वाला। तो मैंने आई somehow I just couldn't digest that fact. So what I did, मैंने अपने सॉक्स में वो पैसे छुपाए कहीं चोरी ना हो जाए, क्योंकि वो 2-2 100 के नोट थे। And I came back. Now the most difficult task was to disclose this thing to my parents, even to my friends also. अगर मैं अपने रूममेट्स को, फ्रेंड्स को, हॉस्टल मेट्स को बताता हूँ, तो वो उस 200 रुपए को कैलकुलेट करते कि कितनी बियर की बॉटल्स आती है ना, तो उसी वक्त सब कुछ वो खुल जाता। सब खत्म हो तो जाता। मैंने वो उसको कुछ डिस्क्लोज नहीं किया। पर मैं 2 रात सोया नहीं कि अब ये उसमें क्या हुआ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। वो जो 200 रुपए थे मेरे लिए, वो भी गोरों के हाथ से मिल गया, क्यों मिला, है ना, ये सोचता रहा। खैर करते करते उन्होंने कहा कि अब आप अगले सैटरडे आप फिर आइएगा। मैंने कहा नहीं साहब, ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, हाँ मतलब अगले बार वीकेंड पे, या नहीं सॉरी वीकडे में आइए। सो ऐसे नहीं, हो नहीं सकता, बिकॉज इंजीनियरिंग कॉलेज प्रोफेशनल कॉलेज में एक आध बंक तो चलता है, लेकिन दे आर क्वाइट स्ट्रिक्ट दैट वे। सो आई प्रॉब्लम मजा ले लिया मैंने। मैंने बोला अच्छा आपको क्या सूट करता है। मैंने कहा जी वो हमारी छुट्टी तो सैटरडे संडे की होती है। बोला ठीक है आप सैटरडे को आ जाइए। सर जी सैटरडे को आ जाऊं, पर मेरी तो एक इम्प्लांट ट्रेनिंग, आप जानते होंगे शायद, गजाला भी जानती होगी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 4th ईयर में आपको एक इंडस्ट्री के साथ अटैच कर दिया जाता है, जिसे इम्प्लांट ट्रेनिंग कहते हैं। और उस इम्प्लांट ट्रेनिंग में आपको सुबह 10 बजे जाकर शाम के 4 बजे की शिफ्ट में जाना होता है। एज अ स्टूडेंट आप जाते हैं। फॉर्चुनेटली वो वाला दौर चल रहा था मेरा, तो कॉलेज नहीं जाना होता था। कॉलेज से कोई 4 किलोमीटर दूर स्कॉट्स जो मोटरसाइकिल्स बनाते हैं, उस वक्त में मोटरसाइकिल्स बनाते थे और उनके ट्रैक्टर्स भी बनते हैं,
तो उन्होंने उसके साथ मुझे अटैच कर दिया था कॉलेज में. सो देन उनको जाके मैंने कॉलेज में तो ये नहीं बताया, लेकिन मैंने जो मेरे सुपरवाइजर थे स्कॉट्स में, ट्रेनिंग सुपरवाइजर, उनसे मैंने बात की, और सरदार जी थे. मैंने कहा जी बहुत मजा आया, मैं गया, एक स्टूडियो देखा, बोले थे. तो कहते फिर क्या तुम नहीं कर रहे? मैंने कहा नहीं, हो नहीं सकता, मैं यहाँ तो ये आपका ट्रेनिंग ले सकता हूँ या मैं फिर वो कर सकता हूँ, अगर ट्रेनिंग नहीं ले तो आप मुझे निकाल देंगे. बोले यार तो एक काम करना, दैट सीम्स साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्वाइट फैसिनेटिंग. तुम एक काम करो, हूं तो मैं सरदार, मैं अपने हिसाब से रिस्क लेता हूँ, तुम शाम की शिफ्ट में ट्रेनिंग कर लो और सुबह वहां हो आया करो. तो किस्मत आपके साथ थी, एंड गॉड Destiny. वांटेड मी टू कम टू दिस प्रोफेशन. Yes. सो Yes. दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड. फिर मुख्तसर तौर पर इन अ ब्रीफ, ये मेरी एक बेसिक शुरुआत थी. फिर तरह तरह के लोग मिलते गए, और यू नो आई कीप वैलोराइजिंग माई सेल्फ, यू नो लाइक केप्ट इम्प्रूविंग माई सेल्फ. अच्छे अच्छे लोग मिले, गुरु मिले. तो मैंने किसी प्रोफेशनल इस तरह से भाषा की ट्रेनिंग नहीं ली, मतलब कोई भी मिल गया, चाहे वो मुझे न्यूज हो या मेरे कमर्शियल्स हो, वॉइस ऑफ अमेरिका हो, कुछ भी हो, तो मैं कभी भी पूछने से नहीं शर्माया. और मुझे इस बात की बिल्कुल झिझक नहीं थी कि कोई टोक रहा है अगर अ, मेरे प्रोनाउंसिएशन को लेकर, मेरे एक्सेंट को लेकर, मेरे डायलेक्ट को लेकर. तो बड़ा अच्छा लगता था कोई उसे सही करा रहा है तो. सो दैट वाज द प्लस पॉइंट, क्योंकि मुझे ये मालूम था कि भाई तुम जर्रा था, तुम्हें इन्हीं लोगों ने पहाड़ बनाया. मैं था क्या, एक नॉर्मल कॉलेज में पढ़ने वाला हॉस्टलर, है ना. और हाँ अब आज आप वीओए, वो सच, और सबसे बड़ी बात है कि बीबीसी फिर भी सुना था व्हाट इट स्टूड फॉर, बट वीओए तो मालूम ही नहीं था ना व्हाट वीओए स्टैंड्स फॉर, यू नो लाइक, कि उसको वॉइस ऑफ अमेरिका कहा जाता है ना. right. तो Yeah. ये छोटी छोटी बातें, फिर खैर ये सफर चलता रहा, और कोई एक साल के बाद देन आई डिस्क्लोज इट टू माय पेरेंट्स आल्सो. फादर इन आर्मी. तो उन्होंने कहा भाई देखो भूखे तो नहीं मरोगे. उन्होंने कहा शौक क्या है, चलो जाएगा बच्चा, पर बेटा शर्त यह है कि अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेना, कितना अच्छा तुम कर रहे हो, पहली ऑफर लासन ट्यूब्रो से आ गई एज ए मेटलर्जिस्ट. तो ये तमाम बातें होती रही, बट यू नो आग लग चुकी थी अब तक, यू नो. अब यू नो अब पीछे मुड़ के देखना मुश्किल, नामुमकिन था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कुछ किया. आई जॉइंड स्कॉट्स आल्सो एज ए, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, सब कुछ करता रहा स्कॉट्स में. मैंने जब ये बात छेड़ी कि मुझे ये एडवर्टाइजिंग का शौक है, मुझे कमर्शियल्स का शौक है, मार्केटिंग, तो उस टाइम टर्म ही नहीं होती थी मार्केटिंग, उसे सेल्समैन कहा जाता था. आप कितने भी बड़े इंजीनियर है ना. सो ये तमाम बातें हुई. देन आई बिकेम, मेरी जिंदगी बड़ी रंगीन रही, क्योंकि मैं देन आई बिकेम अ स्टंट राइडर, प्रोफेशनल स्टंट राइडर. आई लर्न मोबाइकिंग. तो क्या हुआ कि ये तो इंजीनियरिंग से जो आपका एक हमें मालूम प्रोफेशनल, ही नहीं था, ये रूप तो हमें मालूम ही नहीं था आपका. या बहुत देर फिर, मैं भी यू नो कभी लाइक नहीं उस सुना समय में वर्दा वर्दा एक फिल्म आई थी बॉबी करके, पता नहीं आपको याद हो. हाँ हाँ. उसमें ऋषि कपूर की और डिम्पल कपाडिया की फिल्म थी वो. तो उसमें पूरी फिल्म में बॉबी, एक उसका नाम ही बॉबी मोटरसाइकिल पड़ गया था, वो स्कॉट्स बनाती थी, जो वो ऋषि कपूर चलाते रहते हैं. सो दैट मोबाइल बिकेम ए क्रेज. सो मुझे जो जिम्मेदारी मिली कि आप माशाल्लाह जवान हैं, पहली मर्तबा हेलमेट पहनना सीखा, है ना. उस वक्त हेलमेट नहीं होती. तो उन्होंने कहा कि आप शोज करिए, और वो भी नाउ यू ट्राई टू सेल दिस बाइक अमंगस्ट वुमेन. तो कॉलेजेस, लड़कियों के कॉलेजेस में जाइए और शोज कीजिए. तो बड़ा अच्छा लगता था, किक लगती थी जब यू नो 100 लड़कियां चिल्लाती थी जब आप एक रैंप पे शॉट, यू नो लाइक यूज्ड टू जंप फ्रॉम द रैंप्स, आइसोटिस करता था, है ना. सो हाँ. वो बड़ी किक मिलती थी, बॉस वाह 100 लड़की एक साथ चिल्ला रही है, यू नो, है ना. तो पागलपन तो था खैर. तो वो इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग धीरे धीरे, मतलब ये अब तो बिल्कुल ही नहीं करनी, यही करना है. तो वो एक, तो ईश्वर भी यही चाहते थे ना. तो आप भाई अब तुम यही करो. फिर थोड़ा 2 साल के बाद रियलाइज हो गया कि अब कमबख्त कुछ आता भी नहीं है, अब इंजीनियरिंग की तरफ मुड़ भी नहीं सकता. सो देन आ गया, फिर ये तमाम बातें चलती रही, और ये मुख्तसर तौर पर मेरा एक बेसिक जर्नी की शुरुआत थी. Ma'am, as one of the pioneering news readers in Indian channels, what challenges did you face and how did you overcome? उस समय challenges तो बहुत रहे होंगे. हाँ, चैलेंजेस तो थे। और अभी तो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि शम्मी के साथ इतना लंबा अरसा मेरा बीता है, और बल्कि शम्मी से मैं कभी ये कह नहीं पाई पर्सनली, आई कुड नॉट थैंक हिम दैट ही वाज द वन हु इंट्रोड्यूस मी टू द वर्ल्ड ऑफ वॉइस ओवर्स, यू नो. सो हमारा काफी लंबा
साथ रहा है, लेकिन ये सब बातें मैं बिल्कुल नहीं जानती थी जो अभी इसने बताई है। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट इट। हाँ, राइट और राइट। मेरा ये था कि यहाँ पर मैं एक्चुअली शुरुआत कर चुकी थी विद एक्टिंग। आई वाज एक्टिंग फॉर टेलीविजन प्लेज एंड आई वाज आल्सो डूइंग रेडियो प्लेज, बल्कि शम्मी के साथ भी मैंने कुछ प्लेज किए हैं रेडियो के। फिर मैं चली गई थी, हाँ, बीबीसी में चली गई थी। तो मैं लंदन में वहां पर मैंने पहली बार करंट अफेयर्स वगैरह करना शुरू किया। तो रेडियो कर रही थी मैं वर्ल्ड सर्विस का। और ये भी मुझे इत्तेफाक की बात है कि तुमने शुरुआत वॉइस ऑफ अमेरिका से की और मैंने बीबीसी से की। तो वहां मैं रेडियो कर रही थी और उसके बाद उसके अलावा मैं वहां का टेलीविजन प्रोग्राम जो था एशियंस का, वो मैं एंकर कर रही थी। तो जब मैं आई हूँ वापस 84 में मैं गई थी और मैं 88 में आई होंगी वापस, एंड ऑफ 88। और मैंने जब दूरदर्शन पे शुरू किया न्यूज करना, तो चैलेंज एक तो ये मेरा था कि वहां पर हम लोग बीबीसी में हिंदुस्तानी पर ज्यादा जोर था, बोलचाल की भाषा। और यहाँ पर काफी क्लिष्ट हिंदी थी, बल्कि हम लोग आपस में कई बार ये मजाक करते थे कि नमस्कार आज के मुख्य समाचार की जगह हमें कहना चाहिए नमस्कार, या हिंदी के समाचार की जगह हमें कहना चाहिए अब आप समाचार में हिंदी सुनिए, बिकॉज हम लोग की इतनी शुद्ध हिंदी होती थी उस समय। तो उसमें थोड़ा सा लगा कि काफी फॉर्मल लैंग्वेज थी, जबकि बीबीसी में हम लोग का कॉन्वर्सेशनल स्टाइल रहता था, काफी मॉड्यूलेशन रहता था। और यहाँ पर था लोगों, उन्होंने, हमारे प्रोड्यूसर ने कहना शुरू किया कि इतना उतार चढ़ाव नहीं दो, उसको फ्लैट लाओ। ये हुआ था, है, ऐसा करना है, इट शुड एंड इन द सेम वे, डोंट ब्रिंग इन एनी काइंड ऑफ इमोशन एट ऑल, कम मॉड्यूलेशन रखो, डिटैच्ड वे में, ऑब्जेक्टिव वे में, वी आर सपोज टू जस्ट गिव द इंफॉर्मेशन, दैट्स ऑल। तो हमारा दूरदर्शन का जो स्टाइल था, आप कई बार शमी भी ये मानेंगे कि आजकल का जो तमाशा होता है, जो अखाड़ा होता है न्यूज का, अखाड़ा ही मैं उसको कहूंगी, उसको देख के कई बार लगता है कि अरे बड़ी सुकून की न्यूज होती थी, चाहे कितनी भी उसमें बुरी खबरें भी हों, लेकिन एक डिटैच काम वे में हम उसको डिलीवर करते थे और लोग भी उसको वैसे ही सुनना पसंद करते थे, बिकॉज दे वर जस्ट गेटिंग इंफॉर्मेशन, वी वर नॉट ट्राइंग टू push them to one viewpoint or anything like that. तो ये सब चैलेंज था, मैंने उसको एडजस्ट किया और करना शुरू किया। इसके अलावा ये भी था कि काफी लोग, मैं सलमा जी से भी मिली, औरों से मिली जिनको हमेशा देखती थी न्यूज में, शम्मी भी मिले। तो ये था हम कैसे पहुंचेंगे। आपको ये पता होगा कि दूरदर्शन की न्यूज में भी अलग अलग स्लॉट्स होते थे। टॉप पे आपका था शाम की न्यूज, 9 बजे की जो न्यूज होती थी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी न्यूज में भी। लेकिन हमारे में उस जमाने में पेशेंस बहुत था, जो हो सकता है आज के नौजवानों में इतना नहीं है। अब वो तेजी से आगे बढ़ने के लिए आतुर रहते हैं, लेकिन हम लोग की शुरुआत होती थी पार्लियामेंट न्यूज से, फिर 7:30 की न्यूज, फिर मॉर्निंग की न्यूज, आखिर में जाके आप पहुंचते थे मेन न्यूज में। लेकिन तब तक आप पुख्ता हो चुके थे, होते थे, you used to become a professional newscaster by that time, and it's very good that we went through the whole phase of evolving, training, and then reaching there. So we were patient. Those were challenges which one had to go through to reach that point. उसके अलावा challenges हमारे थे जो आज के न्यूज कास्टर्स और लोग जो व्यूअर्स हैं नहीं जानते होंगे, कि हमारे कपड़े सब अपने होते थे। तो हर न्यूज कास्ट में कौन सी साड़ी पहनी जाए, कैसे पहनी जाए, ये एक चैलेंज रहता था। क्योंकि ये तुम समझ सकती हो कि उस जमाने में सीरियल्स वगैरह भी नहीं थे, हाँ नाटक आता था। तो ज्यादातर डिस्कशन ये होता था, खासतौर से फीमेल एंकर्स के बारे में। नेक्स्ट डे लोग बात करते थे कि क्या उसने पहना, कौन सी साड़ी पहनी, कौन सा बॉर्डर था, एंड थिंग्स लाइक दैट। सो इट वाज वॉच्ड बाय द एंटायर कंट्री। सो वन हैड टू बी वेरी कॉन्शियस कि डिग्निफाइड वे में हम लोग तैयार हों। उसके अलावा हम लोग ज्यादातर, सलमा जी, मीनू, ये लोग एम्प्लॉइज थे दूरदर्शन के, हम लोग कैजुअल के रूप में आते थे, तो पेमेंट्स काफी कम होते थे। लेकिन हम द लव फॉर डूइंग इट, हमारा ट्रांसपोर्ट नहीं होता था, सब कुछ हमें अपने आप मैनेज करना पड़ता था। और इसकी वजह से हम सबका एक एक पैरेलल करियर था, जैसे अभी शम्मी ने बताया। उसी तरह से हम लोग बहुत, कोई यूनिवर्सिटी में या तो पढ़ा रहे होते थे या स्कूल में पढ़ा रहे होते थे, और इस तरह से कैजुअल बेसिस पे करते थे। तो वो एक अलग समय था जब टेलीविजन इवॉल्व कर रहा था। तो मुझे ये लगता है चाहे कितने भी चैलेंजेस रहे हों,
शम्मी है, जैसे मैं हूँ, हम लोग बहुत अपने को खुशनसीब समझते हैं. वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी वर पार्ट ऑफ दूरदर्शन एंड टेलीविजन इन दिस कंट्री एज इट इवॉल्व. तो Uh, हम लोग ने शुरुआत की नीचे से देख के पढ़ के ऊपर करने का, वो भी एक चैलेंज था. आपने पढ़ा भी लेकिन आप आई कांटेक्ट भी रख रहे हैं. फिर उसके बाद हमारा ऊपर से एक लेंस होता था ऑटो क्यू के लिए, तो वो हम पेपर आगे करते थे तो उस लेंस से प्रोजेक्ट होता था. फिर हमारा ऑटो क्यू, कंप्यूटराइज्ड ऑटो क्यू. स्क्रीनिंग भी. हाँ, ऑटो क्यू, सॉरी, ऑटो क्यू. हाँ. सो वी वेंट थ्रू द इंटायर फेज, नहीं शम्मी? पूरा हम्म. कितना अच्छा था ये कि हम हिस्सा थे इस पूरे दूरदर्शन के इतिहास के, और टेलीविजन इंडस्ट्री के इतिहास के. सर, आप जैसे मैम ने बोला, देयर हैज बीन एन इवोल्यूशन ऑफ न्यूज रीडिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग. आपके समय से और अब तक व्हाट चेंजेस डू यू सी, एंड क्या लगता है? कुछ नहीं यार, मुझे लगता है कि बेसिक अगर आप इसे तरक्की मानती हैं तो ये तो हर प्रोफेशन में हुआ. टेक्नोलॉजी चेंज हो गई. मतलब हम कहते थे कि लाइक somebody used to ask me, do you read news? I said no, I churn water and take out butter. लाइक जितने जितनी हमारे पास फैसिलिटीज थी, और जैसे गजाला ने बताया कि आपका कितना टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होते थे, लाइट, मतलब ऐसी ऐसी चीजें होती थी कि हमारे साथ एक खातून थी अविनाश कौर. अब वो बेचारी पढ़ रही हैं, और क्योंकि हम लोग तो शूज पहन रहे हैं, लेडीज अपने नॉर्मल सैंडल पहन रही हैं, तो उन्होंने पढ़ते पढ़ते कहा कि आज देश में ये हुआ. तो क्यों? क्योंकि उनके पाँव के ऊपर से चूहा निकला, है ना. तो ये भी सब झेला लोगों ने. बट ये होता था कि अब जैसे एक मर्तबा मतलब कैमरा इस तरह, अब गजाला को याद होगा, बड़ा मजेदार था, होता था. गजाला तब तक नहीं आई थी, ये 85 की बात है. उन दिनों में इन्होंने सोचा क्यों ना हम सॉफ्ट स्टोरीज भी चलाया करें 5 मिनट की, हर हर सैटरडे को. मतलब बहुत बोरिंग हो रहा है करंट अफेयर्स बोल बोल के, तो हम जस्ट टू गिव ए रिलीफ एक 5 मिनट. तो दे यूज टू गेट दोज फिल्म्स फ्रॉम ईदर यूएसआईएस और बीबीसी. तो वो उनको उनको इंटर डिपार्टमेंटल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हुआ करते थे. तो बीबीसी उनको कोई सॉफ्ट स्टोरी पकड़ा गई, जैसे पतंगों का दौर है, और आज डॉग्स ने ये किया. वो जो फैसिनेशन जो अभी आम आपको इंस्टाग्राम और उस पे रील्स पे दिखाई देता है, तो हमारे वक्त में बहुत बड़ी बात होती थी. तो एक मर्तबा मुझे याद है, उन्होंने कहा कि मैंने ही पढ़ा कि हिंदुस्तान को बड़ी खुशी है कि उसे एक गैंडा पाया गया. भाई, हिंदुस्तान को बहुत खुशी है कि उन्हें गैंडा पाया गया. और अब नेचुरली आप एक जो हमारे नाजरीन नाजरीन है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब गैंडे की फिल्म चलेगी. तो वो गैंडे की फिल्म रोल हुई नहीं, वो कमबख्त. और कैमरामैन को लगा कि फिल्म रोल हो गई है, उसने मुझ पे ही जूम इन जूम आउट करना शुरू कर दिया फोकसिंग के लिए. तो उसने लोगों को बताया, बेटा यही गैंडा, इसे देख लो तुम. लाइक, सो ये गुफअप्स होते थे. और मैंने फिर एंड में कहा भी कि माफ कीजिएगा, मैं गैंडा नहीं हूँ, फिल्म नहीं चली, है ना. तो ये जो तमाम बातें होती थी, छोटे छोटे गुफअप्स, उसमें मजे भी आते थे, मेमोरेबल भी होते थे. तो बहुत कुछ हुआ हमारे जमाने में. अब तो एडिटिंग हो जाती है, रिकॉर्डिंग में अगर आपका सेकंड टेक हो जाता है, सब कुछ होता है ना. उसमें तो वन टेक होता था. और उस जमाने में मिक्सर्स कह लो, या जो कट स्विच होते हैं, जैसे वीटीआर स्विचिंग जो होती है, हॉट स्विचिंग होती हैं, ये तमाम चीजें हमारे जमाने में कहाँ होता था. तो आपको सब कुछ संभालना पड़ता था उस वक्त, है ना. और वो आए, एक डंडा लिया, लाइट ठीक कर दी, एक लेपल का माइक्रोफोन. उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी कि लेपल नया नया आ गया था, है ना. लेपल तो उस टाइम मतलब नॉर्मल माइक्रोफोन सामने रखे होते थे. तो ये तमाम बातें हुई, लेकिन उसके बावजूद मतलब हम कहीं ना कहीं निकाल देते थे उसे. तो हमारे वक्त में ये ट्रेनिंग तो थी कि आपने सही पढ़ना है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ न्यूज को संभालना भी है, क्योंकि गुफअप कोई भी हो सकता है. जैसे लेडीज, जैसे गजाला बता रही हैं, आप साड़ी बहुत सुंदर पहन के आ गई, एक ने कमेंट दे दिया बैकड्रॉप से मैच नहीं कर रही, तो आप कॉन्शियस हो गए, है ना, कि यार मैं मतलब इतनी मेहनत से मैंने साड़ी निकाली. तो ये तो बेचारी बहुत खवातीन को तो ये मुश्किल होती है, लेकिन हमारा बहुत अच्छा था. मैं तो, ये सब जानते हैं, लाइक आई वाज द नॉटीएस्ट अमंगस्ट एवरीवन. तो मैं क्या करता था, अपनी गाड़ी में 2 शर्ट्स रख लेता था, है ना. और मुझे ये सब मेरी जो फीमेल कलीग्स हैं,
ये बहुत प्यार भी करती थी, लेकिन ये कहती थी ये बहुत बदमाश आदमी है ना, ये कभी वक्त पे आता है। तो जैसे गजाला जानती हैं कि हमारा 8:30 का बुलेटिन है, तो 6:30 का रिपोर्टिंग टाइम होता था। और शम्मी नारंग का ये था, ये नहीं जान के, पता नहीं इस कमबख्त कभी बनी नहीं बात कि कभी 7, 7:15 से पहले पहुंचा ही नहीं। तो वो होता था हमेशा ही। मेरे जो लेडी कलीग्स कहती थी, बेटा एक दिन तो पकड़े जाओगे, एक दिन तो पकड़े जाओगे। मैंने देखा जाएगा, किस दिन पकड़े गए तो देखा जाएगा। तो वही हुआ। मैंने हाथ में शर्ट उठाई हुई लिफ्ट में चढ़ गया। हमारी मिसेस मान सिंह एक डीजी न्यूज होती थी, अगर आपको याद हो, इंदिरा हाँ मान हाँ, सिंह, इंदिरा है मान ना। सिंह। और उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी घड़ी देखी, उन्होंने कहा इज दिस टाइम टू कम। अच्छा मैम आप कैसी बात कर रही हैं, मैं तो 6 बजे आया था यहाँ पर, मैंने देखा मेरी बैकड्रॉप से शर्ट मैच नहीं कर रही, मैं शर्ट लेने गया था। कह रहे हाँ कितनी डेडिकेशन है आप में। अब उनको कौन क्या बताए ना। तो ये आपका जो मजेदार किस्से होते थे। और उसमें उसमें मुझे याद है मीता चौधरी मुझे कहने लगी कि आई वॉज वेरी हैप्पी कि आज तुम पकड़े गए हो, फिर भी तुम बच गए, मतलब तो ये तमाम सिर्फ हमारे वक्त न्यूज पढ़ने का मतलब सिर्फ न्यूज पढ़ना नहीं होता था। और फैसिनेशन जितनी न्यूज की होती थी उतनी मेकअप रूम की गपशप की होती थी, क्यों गजाल? मैं बिल्कुल वही कही थी, दोज आर द मेमोरीज, दोज आर द मेमोरेबल बिट्स, हाँ, इतनी खुशगवार माहौल में हम लोग कितनी मस्ती करते थे मेकअप रूम में, यस, सो कितना दीज वर हल्ला द हम लोग करते हाँ, बट goof अप करने की कोशिश नहीं करते थे। बहुत बहुत टाइपिंग मिस्टेक्स होती थी, क्योंकि मैनुअल टाइप्स होते थे, और खासकर हिंदी का फॉन्ट कीको की तो मात्रा ही नहीं होती थी, अगर तुम्हें थे। याद हो। हाँ भारत का हाँ। राजधानी। अच्छा, और वर्धा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, शी एग्री विद मी, हमारी स्टोरी बन जाती थी। स्टोरी बनने के बाद कि अगर एक कोई प्रधानमंत्री सबसे पहले राष्ट्रपिता की समाधि पे गए, फिर नेहरू जी की समाधि पे गए, और फिर उसके बाद राष्ट्रपति की समाधि पे गए, तो राष्ट्रपिता, बहुत राष्ट्रपति, राष्ट्र, तो बहुत टंग मुश्किल ट्विस्टर्स होता होते थे। पर हमें कमबख्त समाधियां याद हो गई थी। एडिटर बेचारा कंफ्यूज क्या करता था, वो सीक्वेंस में गलती कर देता था हाँ। कि पहले राष्ट्रपिता की समाधि पे गए, फिर राष्ट्रपति की समाधि पे गए, फिर प्रधानमंत्री की समाधि पे गए, है ना। तो हमें लगता, हम समाधियां याद हो गई थी कि ये जो उस्ताद इसने काट दिया ना फिल्म, ये सीधा राष्ट्रपिता से प्रधानमंत्री पे जंप कर गया, तो हम बोल देते थे कि अब ये नेहरू जी की समाधि पे गए। मतलब हमें समाधियां तक याद हो गई थी। तो हम एक दूसरे के जो गुफअप होते थे, जो गलतियां होती थी, वो बचा लेते थे। टाइपिस्ट की गलती बचा लेना, यू you नो know, मतलब एक बार मुझे याद है, बहुत ही सेंसिटिव इश्यू था पंजाब का। उन दिनों में टेररिज्म पीक पे था। जब टेररिज्म चला गया, सब कुछ सही हो गया, तो पंजाब में इलेक्शंस हुए। तो उसमें हिंदी में लिखा हुआ आ गया कि पंजाब में लोगों ने चुनाव में हिस्सा लेकर भाजपा को अस्वीकार कर दिया। So they have, not accepted भाजपा by casting their votes, क्योंकि भाजपा कहती थी कभी कलेक्शन हो ही नहीं सकती, ठीक है। और वो जो टाइपिस्ट था उसने लिख दिया कि चुनाव में हिस्सा लेकर पंजाब की जनता ने भारत को अस्वीकार कर दिया, भाजपा की जगह भारत। तो पूरा ओ मतलब बाप। बदल जाता, पूरा मतलब बदल जाता, है ना। हाँ एंटी गवर्नमेंट हो जाता, और एंटी सच्चाई हो जाता, हाँ। ठीक है ना। तो एकदम से दिमाग काम किया कि नहीं बॉस, ये हम क्या करते थे, 2 शब्द पहले आगे पहुंच जाते थे पढ़ पढ़ के। ये दोनों, मेरे और गजाला, ये ट्रेनिंग जो थी, ये मेरे और गजाला दोनों को कमर्शियल्स में भी काम आई, हमारे कॉर्पोरेट फिल्म वॉइसिंग में भी काम आया ये चीज, हाँ कि हमें हाँ। इमोशन में कहाँ जाना है। कि नॉर्मल वॉइसर जो होता था, अगर वो एक 15 मिनट लगाता था, तो हम 10 मिनट में करके बाहर आ जाते थे, इसलिए क्योंकि कैसी भी टाइपिंग हो, कैसी भी हैंड राइटिंग हो, तो हम जुमले जो होते थे, जो सेंटेंसेस होते थे, वो हम बना लेते थे। हम जानते थे ग्रामर यहाँ पर खराब होने वाली है। तो हाँ। ये हमें न्यूज ने बहुत कुछ, इन गूफअप्स ने, या इन छोटी छोटी त्रुटियों ने, इन गलतियों ने हमें बहुत कुछ सिखाया। और ये जो कॉन्फिडेंस आना, मतलब, और यही सारी उम्र, मैं तो आई डोंट नो, गजाला का मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने यही सोचा कि यार क्या कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा निकाल देंगे ना, घर तो आने देंगे ना यार। तो इससे क्या हुआ कि टचवुड वो ठीक ठाक ही चलता रहा काम। तो ये गजाला के साथ भी हुआ होगा शायद। हाँ मैम, या आपके साथ कुछ एनी मेमोरेबल मोमेंट? इसी तरह मेरे ख्याल से हर रोज का बुलेटिन जो होता था एक मेमोरेबल मोमेंट होता था, क्योंकि जैसे ये बता रहे हैं कि करीब समझो 50 लोगों की टीम है, जिसमें टेक्निकल स्टाफ, एडिटिंग स्टाफ, और क्या नाम, एडिटोरियल पूरा जो टीम होती थी, सब लोग थे। और किसी की भी गलती होती थी वो हम लोग के चेहरे पे दिखाई देती, सही बात। जैसे इसने कहा कि हम ही लोग को झेलना पड़ता था। लेकिन हम लोग इतने अलर्ट होते थे, वरदा, एंड
आई रिमेम्बर कि हर रोज बुलेटिन को जाने से पहले वहां पर स्टूडियो में जैसी पेजेस मिलते रहते थे, हम जल्दी जल्दी लेते थे और उसको जितना रवा कर सकते थे कि जो भी मुश्किल शब्द है वो भी जबान पर चढ़ जाए। खासतौर से नाम जो होते थे, बाहर के देशों के नाम होते थे, स्पोर्ट्स में जो प्लेयर्स थे उनके नाम होते थे, कि हमसे कोई फ्लप ना हो, हमसे कोई फंबल ना हो, है ना। तो बहुत जोरों में हम लोग तैयारी करते थे। तो मुझे याद है कि एक एडिटर आए और कहने लगे, गजाला, उन्होंने देखा मुझे, मैं लगी हुई थी, कि इतने दिन हो गए हैं तुम ऐसे पढ़ रही हो जैसे कि तुम अपना पहला बुलेटिन पढ़ रही हो। मैंने कहा, मैं, मेरे लिए हर बुलेटिन पहला बुलेटिन है, क्योंकि हम लोग अपनी तरफ से तो पूरे पक्के रहे, उसके अलावा गॉड नोस क्या क्या गोफ अप्स होंगे जो शम्मी बता रहे हैं, तो उसको संभाल सके, लेकिन हमें पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा। और इसके अलावा बहुत बहुत मेमोरेबल मोमेंट्स की न्यूज शम्मी ने भी पढ़ी, मैंने भी पढ़ी कुछ कुछ। उसमें मुझे बल्कि एक याद है कि जब कंधार में हाईजैक करके ले गए थे प्लेन, और वहां पर जब पैसेंजर्स जिस दिन रिलीज हुए 31 दिसंबर 1999 में, उसका बुलेटिन पढ़ना, द major happenings in the country or in the world when you're reading it, those are also memorable moments. लेकिन सबसे अच्छी मेमोरीज हमारी हमारे मेकअप रूम की हैं, हमारे मेकअप आर्टिस्ट की हैं, एक दूसरे की खिंचाई करना, हंसना। और वर्दा, तुम्हें जानकारी ताजुब होगा, बल्कि जब मैंने न्यूज छोड़ी उसके बाद मैं पहला न्यूज चैनल जो यहाँ आया वो स्टार था, तो वहां मैं ट्रेन करने गई थी एंकर्स को, और वहां का माहौल प्राइवेट चैनल्स का भी मैंने देखा, क्योंकि मैं ट्रेन करती थी एंकर्स को। अरे बाप रे, वहां पर इतना तनाव रहता था, क्योंकि कंपटीशन इतने जोर का रहता था, एक दूसरे को खींचने को तैयार, ऐसा लगता था हवा में छुरियां चल रही हैं, तलवारें चल रही हैं, इफ यू गो टू एनी ऑफ द सेक्शंस। थैंक गॉड हमारे समय में, और शम्मी जानते हैं ये, कि हमारे समय में ठीक है, थोड़ा बहुत कंपटीशन होता रहा होगा, थोड़ा। लेकिन we were all so supportive and we loved each other. When they did a good bulletin, हम एक दूसरे की तारीफ करते थे, एक दूसरे की गलतियां छुपाते थे। बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो शमी। तो आई थिंक दोज आर सच प्रेशियस मेमोरीज, लवली डे, क्योंकि लवली डेज यार, बहुत अब मजा आता था। बहुत कुछ चेंज हो गया है इस तरह का। सो दीज आर वेरी वेरी प्लेजेंट, एंड आई जस्ट फील फॉर्चुनेट कि हम लोग तो को इस वर्दा तरह को हम का। बता दें कि ये एक बेसिक माहौल था, ये हमारी छोटी छोटी जर्नीज थी। अब वर्दा, तुम्हारे जहन में बहुत सारे सवालात होंगे, तुम कहोगे ये दोनों ही बोलते जा रहे हैं, तो अब कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकती हो। सर, थैंक यू सो मच। मुझे तो बहुत मजा आया आप लोगों से। गजाला मैम, व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू द अपकमिंग न्यूज रीडर्स, क्योंकि देयर हैव बीन सो मेनी चेंजेस, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी, अब तो खैर इतने जर्नलिज्म के कोर्सेज भी शुरू हो गए हैं, क्योंकि काफी डिस्कशन भी करना पड़ता है आज के न्यूज एंकर्स को। तो बहुत अच्छा होगा अगर वो लोग कुछ कोर्स भी करें, और उसमें कोर्स में जो सिखाया जाए उन उसूलों का पालन भी करें। जैसे कि न्यूज से मुताल्लिक किस तरह से पढ़ना है, उसमें जैसे कि हम लोग के लिए था हमेशा, समुदाय का नाम नहीं लेना है, 2-3 बार वेरीफाई करके न्यूज जाती थी। तो उन उसूलों का भी फायदा जो है फॉलो करें। इसके अलावा न्यूज देखें, देखें, उससे बहुत सीखने को मिलता है, और अपने स्पीच पे काम करें, अपने मॉड्यूलेशन पे काम करें, और इस चीज को, इस पूरी प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को खूब एंजॉय करें, क्योंकि वही जो है वो कन्वे करता है। और आप कितने अच्छे न्यूज एंकर हैं, और जब आप हो टेलीविजन पे, तो आप ऑडियंस से रिलेट करें, आप उनसे आईज लॉक करें, ऐसा लगे कि आप उन्हीं से बात कर रहे हैं। और अब तो खैर चैनल्स की पॉलिसीज बहुत कुछ बदल गई हैं, एडिटोरियल पॉलिसी का इतना नहीं होता है जितना कि जो मालिक हो चैनल का उसका चलता है। और अब सबका पिच जो है हाई होता चला जा रहा है, जैसे मैंने शुरू में कहा, ऐसा लगता है किसी अखाड़े में पहुंच गए, जिसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूज एक संजीदा चीज होती है जिसको आप इंफॉर्मेशन देते हैं, तो लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते, ये पूरे स्टाइल ही बदल गया है जिसमें इतनी जोर का चिल्ला चिल्लाना हो जाता है। लेकिन जो भी कुछ कर सकते हैं टू चेंज द प्रेजेंटेशन अ लिटिल बिट माइट बी अ गुड थिंग दैट दे कैन डू, आई सपोज। लेकिन उनको तो उसी ढर्रे पे चलना पड़ेगा, उतनी ही ऊंची आवाज में चिल्लाना पड़ेगा, ताकि बिना केबल और बिना नेट के भी लोगों तक उनकी आवाज पहुंच जाए, एंकर्स की।
लेकिन मैंने एक बात देखी कि हम लोगों की न्यूज का क्रिटिसिज्म कई बार होता था ये कि सिर्फ टॉकिंग हेड होता है जो एंकर है, इसके अलावा विजुअल्स इतने ज्यादा नहीं होते, जबकि होने लग गए थे लेटर ऑन टुवर्ड्स लेट 90s 2000, तो काफी हम लोग विजुअल्स भी दिखाते थे। लेकिन आज का अगर चैनल्स का देखो तुम, तो वो भी टॉकिंग हेड्स हैं। सिर्फ ये नहीं कि एक है, बल्कि 6 टॉकिंग हेड्स हैं। बिकॉज इन अ वे दिस इज चीप टेलीविजन दैट दे कैन डू, बिकॉज फील्ड में जाके बहुत काम करने की जगह 6 लोगों को बिठा दो, वो आपस में लड़ाई करते रहे और आपका ये चल जाता है। लेकिन मुझे जो अपने आप लगता है आज की न्यूज में बहुत डिस्ट्रैक्शन है, बिकॉज ऑफ द टिकर्स एंड ऑल दैट गोइंग ऑन। तो आप न्यूज पे इतना फोकस नहीं कर पाते बिकॉज इतनी सारी चीजें एक साथ दी जा रही होती है। बट मे बी मैं बिकॉज इधर वी एक आर। गजाला, मैं एक और चीज, सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर। हाँ, नहीं नहीं बोलो, हाँ वो बोलो। सिर्फ ये नहीं है, मेरे को लगता है कि द लाइक वो जो एक कॉन्सेप्ट है ना, भला तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों, हाँ ये हाँ, चैनल्स की जो अपनी होड़ में जो कंपटीशन हो गया है, कॉम्पिटिशन है जो जितना नेगेटिव होगा उनको लगता है ज्यादा बिकेगा, जो ज्यादा बहुत। चिल्लाएगा, है ना। टीआरपी। तो मैंने वो एक बच्चा मिला मेरे को, तो वो, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता लेकिन आप समझ जाएंगे। मतलब मैंने कहा बेटा मैं ना देखता तो हूँ, तो मिला मेरे को, पाँव हाथ लगाया कि सर आप मुझे देखते हैं। मैंने कहा बेटा देखता हूँ, एक ही डर रहता है कि तुम कहीं स्क्रीन तोड़ के बाहर मत आ जाओ, है ना। तो मेरा बड़ा गरीब आदमी का एक टीवी है, वो खराब हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि बेटा इस उम्र में तुम बीपी की गोली खाओ, शुगर की खाओ, तो अच्छा नहीं लगता, है ना। क्योंकि जिस हिसाब से तुम बोल रहे हो, है ना, या आपको ये लगता है कि आपके माइक्रोफोन्स काम नहीं कर रहे, सरकार ने अच्छे अच्छे माइक्रोफोन्स आपको दिए हुए हैं, तो जिस तरह से हम और सब बात कर रहे हैं आप उसी से बोलिए। चिल्ला के आपको क्या लगता है कि मतलब ये न्यूज सीधा साउथ अफ्रीका पहुंच जाएगी बिना माइक्रोफोन के? हाँ मतलब कुछ यार, मतलब कोई लॉजिक तो दीजिए ना आप मुझे। तो कहने लगा नहीं, एक बार कहने लगा सर मैं कमर्शियल भी करता हूँ। हाँ तो मैंने कहा कमर्शियल करते हैं? तो उसने बताया कि फलां प्रोडक्ट बेचता हूँ मैं। हाँ तो मैंने कहा बेटा फिर आप दिन में ये बेचते हैं, शाम को सरकार बेचते हैं, वो अच्छा नहीं लगता, है ना। तो तो वो इनको कितना भी आप सरकास्टिक होके बताने की कोशिश कीजिए, हाँ फिर ये पता क्या कहते हैं, अंगूर खट्टे हैं, इनका वक्त चला गया। हाँ, तो आई मैं नो। कहता हूँ नहीं बेटा तुम्हारी मर्जी है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मैं तुम्हें एक स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूँ कि आज का जो खासकर मेट्रो यूथ है, अर्बन यूथ है, उन्होंने अपने मेन स्ट्रीम के जितने भी कनेक्शन हैं, चाहे वो टाटा स्काई हो, चाहे वो एयरटेल हो, कोई भी, वो उन्होंने डिस्कनेक्ट करवा दिए हैं अब उन्होंने। हाँ आपको सुन के हैरानी होगी, मेरे घर में चाहे मेरा परिवार पूरा है, तो जिन दिनों में क्रिकेट मैच आता है उसकी एक लाइव ट्रांसमिशन के लिए फिर से हम लोग उसको रिचार्ज कर लेते हैं, नहीं तो वो तमाम जो मेन स्ट्रीम के जो कनेक्शन है वो अब कटे हुए हैं। हम्म। नहीं, लाइक क्योंकि लोग आप, कहते हैं कि अगर आपको बीपी बढ़ाना है तब आप न्यूज देखिए। मेनी सही ऑफ बात देम है हैव ना, टोल्ड मी दैट। हाँ which is very very unfortunate, which is very unfortunate and in a way fortunate also, क्योंकि अब जो जनरेशन है जिसने जरा सा भी हम लोगों को देखा है, तो उतने कॉम्प्लीमेंट उस वक्त नहीं मिलते थे जब अब मिलते हैं। जब हाँ इंसान दुखी होकर कहता बॉस आपका क्या जमाना था, तो बड़ी खुशी होती है। वी हाँ फील वेरी फॉर्चुनेट एंड वी फील वेरी ब्लेस्ड ऑल्सो। यू गॉट माई पॉइंट। यस। अब लगता बिल्कुल। है लोगों को यार कि नहीं बॉस, मतलब गाड़ी यही स्मूथ चलती थी, है ना। नहीं, और बहुत तो चेंज हो गया अभी, अब सेंसेशनलिज्म है। आप हाँ, मेरा इंफॉर्मेशन कहने का दे रहे हैं, मतलब, sensationalism है। मतलब हाँ मेरा कहने का मतलब है कि बॉस, लैंग्वेज कह लीजिए, लड़ाई कह लीजिए, और बहुत दिन और जल्द वक्त बहुत दूर नहीं है कि जो गेस्ट और एंकर दोनों हेलमेट पहन के बैठा करेंगे। कौन कौन ग्लास उठा के मार दे किसी को ना यार। जिस तरह से माहौल बनता गर्मा गर्मी का आज के दिनों में, तो आप कहेंगे कि सवारी अपने सामान की स्वयं रक्षा करे, आता है ना, तो वो हेलमेट पहना करेंगे लोग, है ना। पैनलिस्ट अपनी खुद रक्षा करें, हाँ हाँ हाँ। तो पैनलिस्ट। अभी हाँ, पैनलिस्ट खुद अपनी रक्षा खुद करें, ठीक है। और वो एक ऐसा, तुम्हें याद है वो जो, जब वो जो राइट बटालियन होती है जो, है ना, हाँ राइट कंट्रोल फोर्स होती है, तो हाथ में हाँ एक वो प्रोटेक्शन लेके जाते हैं जब हाँ। स्टोनिंग हो रही होती हाँ है, हाँ तो ये यूं हाँ पढ़ रहे होंगे, हाथ में ये करके यूं पढ़ रहे होंगे कि तुम तो नहीं मारने वाले। हाँ, मतलब ये होने वाला है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, दिस जिस इज कदर से फ्यूचर। टेम्परामेंट बढ़ रहे हैं, और जिस तरह से आपको वो जो खुली छूट मिल रही है बोलने की। पर उसका जोक से पार्ट, मेरा कहने का मतलब ये है
कि यूथ धीरे 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 अब करंट अफेयर से कटता जा रहा है, तबीयत खराब। which is unfortunate. Let me very frank with you, which is unfortunate because अगर मेरा एक बेटा जो 30 साल का है, अगर कल को उसमें वो पॉलिटिकल सेंसिटिविटी नहीं आएगी, तो आगे चल के कोई तो देश संभालेगा ना यार, नहीं तो फिर ऐसे ही देश संभालेंगे। तो ये जो तमाम बातें हो रही हैं, ये रेवोल्यूशन आनी चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। हमारा बहुत डिस्ट्रक्टिव हो गया है उससे ये जो बहुत बांटने, बहुत बांटा जा रहा है यार, बहुत बांटा जा रहा है। उससे बांटा दुख होता सिर्फ है। समुदायों में या धर्मों में नहीं बांटा जा रहा, आपस में चैनल बंट रहे हैं यार। हाँ हाँ। वर्दा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। आप पूछेंगे फिर ये बच्चे छोड़ क्यों नहीं देते। देखो, जिन दिनों में हम पॉपुलर हुए, उनको लगा कि यार ये तो फिल्म स्टार्स हैं, आज इनकी इज्जत, फिल्म स्टार की तो खाली बुराई भी हो सकती है, लेकिन ये जो दौर है न्यूज कास्टर्स का, जो हमारे दौर था, तो उसमें सिर्फ इज्जत मिलती है ना। तो इन्होंने क्या किया, उन दिनों में एक बाढ़ आई मीडिया इंस्टीट्यूट्स की। तो माँ बाप ने लोन लेके पहले पोस्ट ग्रेजुएशन में जो जाता था या आईएमएम की तैयारी कराता था, फिर उसने मीडिया की तैयारी में भेजना शुरू कर दिया। और वो 90% जो इंस्टीट्यूट से वो फ्रॉड थे, कि तुम्हें हीरोइन बना देंगे, तुम्हें एंकर बना देंगे। किसी ने भी एडिटोरियल तो सिखाया ही नहीं ना आज तक, है ना। तो ये सब ग्लैमर की तरफ पहले उन्होंने वो मैग्नेटिज्म क्रिएट करवाया। तो उससे क्या हुआ, अब जिस बच्चे के माँ बाप ने, मिडिल क्लास फैमिली के फादर ने, जिस पे 10-12 लाख रुपए उसकी पढ़ाई पे लगाया होगा, तो क्या कहेगा कि बेटा तुम्हें 18,000 की भी तनख्वाह मिल रही है ना, तो करते रहो। तो ये जो तमाम अब ये जो ताना बाना बुना गया है, और ये जो मजबूरियों का ताना बाना बुना गया है, इसमें इट्स लाइक ए वेब नाउ, इट्स लाइक ए वेब। मैं वर्दा आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, और गजाला मुझसे इस बात पे इत्तेफाक करेगी कि हम लोगों को सिर्फ इसलिए न्यूज पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता, पढ़ के आ जाइए। हमें कहा जाता था कि शम्मी नारंग, गजाला, तुम जो न्यूज पढ़ने जा रहे हो, तो कई हजार बच्चों को स्कूल और कॉलेजेस में कहा जाता है कि अगर आपने अपनी जुबान को दुरुस्त करना है, अपने तलफ़ुज़ को सही करना है, तो इन लोगों को सुनिए। तो हम सिर्फ पढ़ने नहीं जाते थे, बहुत बड़ा भार अपने कंधों पर रख कर जाते थे, कि हम कहते थे कि भाई, ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि हे खुदा, मुझसे गलती से भी गलती ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। यू गॉट माई पॉइंट। तो ये जो तमाम बातें थी, एक शब्द का उच्चार मैं कह रही थी कि जबान पे बहुत चढ़ा गिल्ट होता था, बहुत गिल्ट होता था, कुछ मिसप्रोनाउंस हो गया, गलत है ना। और पर गजाला, तुम मेरे इस बात से भी इत्तेफाक रखोगी कि वो हमारे गुरु भी तो कितने अच्छे होते थे, जो हमको हमारे बॉसेस होते थे, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो वो मतलब बुला लिया जाता था, शमी भाई, वो आपने ना मरणोपरांत को ना प्रांत पढ़ दिया। बेटा, प्रांत रीजन होता है, और परांत उपरांत से। हाँ सर, ये गलती हो गई, चलिए अब थोड़ा मेहनत कर लीजिए, है ना। तो एक शब्द के पीछे, और शम्मी, हम लोग इस चीज को इतने दिल से लेते थे, द हाँ, प्रोफेशनल। कभी इस बात का बुरा नहीं मानते थे। अगर एक कहीं गलत बोल गए या प्रोनाउंसिएशन हो गया, जब मैं रात को सोती थी तो सोने में मुझे दिल घबराता था, जैसे इम्तिहान की जो होता है ना कि हाँ, पेपर की, यस यस। यू फेल्ट गिल्टी कि हमने एक शब्द गलत बोल दिया। और ये तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि बच्चे जो हैं वो बैठ के, बहुत मिले हैं मुझसे जो कहते हैं उनके कि माँ हम बाप बैठ कहते थे, के उनके माँ आप बाप लोगों कहते को कैसे उच्चारण होना चाहिए। वी फील वेरी फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड दैट somehow we enjoyed that era यार, हाँ बहुत, जिसमें वही हाँ, जिसमें देखने वाले भी उतने ही मैच्योर थे, पढ़ने वाले भी मैच्योर थे, मारामारी नहीं थी, गाली गलौच नहीं था, है ना, कुछ नहीं था, एक अच्छा था। और बहुत मुझे एक वर्दा बहुत अच्छी स्टेटमेंट जिंदगी में मिली, मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। किसी ने पूछा कि आपको शम्मी नारंग में और आज के न्यूज रीडर में क्या फर्क सुनाई देता। जिनसे पूछा गया था उनकी उम्र होगी कोई 70-72। तो वो थोड़े से देहाती थे, गांव के थे। तो उन्होंने जवाब दिया था कि भाई, एक बात है, इनके जमाने में ना मैं अपनी 13 साल की पोती के साथ बैठ के न्यूज देख लेता था। तो ही मैन कि मैं अब नहीं देखता। यू गॉट माई पॉइंट। उसने कहा कि उस जमाने इतनी शालीनता होती थी कि मैं कंजर्वेटिव होते हुए भी अपने 13 इयर्स की जो ओल्ड मेरी ग्रैंड डॉटर थी, मैं उसके साथ बैठ के न्यूज देखता था। तो वो मेरे लिए बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट था लाइफ का, कि चलो
हमने परोसा तो शालीनता परोसी, हम पढ़ने में कैसे भी थे, अच्छे थे, बुरे थे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, यू नो, बट स्टैंडर्ड जो रहा वो अच्छा रहा। बिल्कुल। Thank you so much, sir, and also, ma'am, for joining us and giving us your time. It was really lovely meeting you both. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, Thank you. Varda. Thank you. God bless Thank you. God Thank bless you. you. God bless you.